हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको भारत सरकार द्वारा शेड्यूल ट्राइब्स के लिए किए जा रहे कल्याणकारी कार्यों का बारे में बताते हुए उनके द्वारा हाल ही में जो प्रोजेक्ट डिक्लेयर किए गए हैं उनको ऑनलाइन कैसे सबमिट करें, इसकी एप्लीकेशन की पूरी प्रक्रिया समझाने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आप सभी को भली बात यह ज्ञात होगा कि भारत सरकार द्वारा शेड्यूल ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए यानी अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं पूरे देश में लागू की जा रही हैं। इनमें मुख्य रूप से शेड्यूल ट्राइब्स के हेल्थ, हाउसिंग, एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग, ये कुछ मुख्य ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके माध्यम से शेड्यूल ट्राइब्स के जीवन में परिवर्तन लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। आप सभी को यह भली बात ज्ञात होगा कि हमारे देश के संविधान ने शेड्यूल ट्राइब्स वेलफेयर के लिए अनेक प्रावधान किए हैं और उन्हीं प्रावधानों के स्वरूप देश के करोड़ों अनुसूचित जनजातियों के लोग, जिसका प्रतिशत हमारी कुल जनसंख्या का लगभग 23% से अधिक है, उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सरकार द्वारा जिला स्तर, संभागीय स्तर, जनपद स्तर और ग्राम स्तर तक अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। भारत सरकार में इसका एक विशेष मंत्रालय बनाया गया है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के नाम से जाना जाता है। जनजाति मंत्रालय के नाम से जाना जाता है और इसी मंत्रालय के बैनर में देश में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकार के क्षेत्र में भी, राज्य सरकारों द्वारा भी जहाँ जहाँ शेड्यूल ट्राइब्स का प्रतिशत अधिक है, उनके कल्याण के लिए भी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। तो खैर, यह एक बड़ा स्ट्रक्चर है जिसके दायरे में अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। आज हम विशेष रूप से भारत सरकार द्वारा जारी की दो योजनाओं, जिसमें कि अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की शिक्षा को मजबूत करना और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, ये दो योजनाएं हाल ही में भारत सरकार द्वारा एनजीओ के लिए डिक्लेयर की गई हैं। इनको हर एनजीओ जो इसमें रुचि रखते हैं अपना आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना चाहिए। इस आवेदन को कैसे समझा जाए, इसको कैसे भरा जाए और इसे कैसे प्रस्तुत किया जाए, इसकी जानकारी विस्तार पूर्वक एनजीओ भवन के कंसल्टेंट श्री राहुल आपको अभी प्रदान करेंगे। इस बीच में आपको यह भी कहना चाहूँगा कि इसमें प्रत्येक एनजीओ को जो एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं उन्हें लगभग 3 वर्षों के डॉक्यूमेंट्स इस प्रोजेक्ट के साथ में संलग्न करना होगा। प्रोजेक्ट पूर्णतः ऑनलाइन है, अच्छे ढंग से इसे सबमिट किया जाना चाहिए, सही जानकारी इसके अंदर दी जाना चाहिए। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, यदि एनजीओ कोशिश करे तो इसमें आपको किसी भी मिडिलमैन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी आप स्वयं इस वीडियो को देखकर इस प्रोजेक्ट को बड़ी बातें सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए शुभकामनाएं करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रोजेक्ट में आप अवश्य सफल होंगे। आप न केवल सफल होंगे अपितु इस प्रोजेक्ट के द्वारा आप अपने क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति भाइयों की भलाई के लिए भी एक महत्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एनजीओ भवन के इस चैनल में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन प्रोजेक्ट कैसे आवेदन करें।
चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। और जैसे ही हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लिखेंगे अब उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद में हमें जो सबसे पहले ऊपर टॉप पर वेबसाइट जो दिखाई दे रही है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट खुल जाएगी। उसके बाद हम नीचे की ओर आएंगे और आपके सामने लेफ्ट साइड में 3rd नंबर का ऑप्शन दिख रहा है एनजीओ पोर्टल। हमें एनजीओ पोर्टल के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आप जैसे ही ओके करेंगे तो ये आपको दूसरी वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा, मतलब कि दूसरा इसका पेज ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये पेज ओपन हुआ आपके सामने ऑनलाइन प्रोजेक्ट अप्लाई करने के लिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। और आप राइट साइड में देखेंगे हमें यूज़र आईडी एंड पासवर्ड के माध्यम से इसे लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद ही हम प्रोजेक्ट को अप्लाई कर पाएंगे। परंतु नए एनजीओ क्या करें, उसके लिए हमें पहले इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेफ्ट साइड में आप नीचे की ओर देखेंगे, नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर यूर एनजीओ। रजिस्टर यूर एनजीओ पर क्लिक करेंगे। कुछ गाइडलाइन दी हुई है, इसमें लिखा है कि रजिस्ट्रेशन ऑन दिस पोर्टल नीड्स टू बी डन ओनली वंस। यह हमें एक ही बार करना है, नेक्स्ट टाइम हमें इसे अगेन एंड अगेन या बार बार नहीं करना है। ये वन टाइम प्रोसीजर है। इस पर प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे आप हमारे सामने एक छोटा सा एक फॉर्म खुल जाएगा और आपके सामने जो डिटेल्स मांगी है वो चीज़ हमें यहाँ फिल करनी है। पहले नंबर पर आप देख रहे हैं यूज़र आईडी। यूज़र आईडी आप अपनी संस्था या अपने एनजीओ के लिए जैसा आप यूज़र आईडी सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ। मैंने लिख दिया, मान लीजिए IISD इंडिया। देन पासवर्ड आपको तय करना। इसके बाद फिर देन अगेन आपको पासवर्ड लिखना है। जो आपने ऊपर पासवर्ड लिखा वही आपको पासवर्ड यहाँ पर रिपीट करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे यूनिक आईडी डालनी है एनजीओ दर्पण की। एनजीओ दर्पण नीति आयोग का ही एक हिस्सा है। इसके बिना आप प्रोजेक्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाएंगे। यह बहुत अत्यंत उपयोगी और बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और केवल इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं, अन्य कोई भी प्रोजेक्ट भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो तो आपको इसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपने अभी तक यूनिक आईडी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप हमसे एनजीओ वन से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पे अपना यूनिक आईडी डालेंगे। एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूँ, आपको यूनिक आईडी ऐसे डालना रहेगा। मैं आपको एक डेमो के रूप में एक रजिस्ट्रेशन करके बता रहा हूँ कि किस तरह आपकी सोसाइटी या आपकी एनजीओ या आपकी संस्था को कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद हम हमारे यहाँ संस्था का नाम डाल देंगे। इसके बाद हम यहाँ चेयरमैन या प्रेसिडेंट, कई संस्थाओं में इसका उपयोग प्रेसिडेंट के रूप में भी दर्शाया जाता है या चेयरमैन के रूप में भी कहा जाता है, डायरेक्टर के रूप में भी कहा जाता है और हिंदी में बोले तो हम डायरेक्टर के रूप में भी कहा जाता है। तो यहाँ हम आपके अध्यक्ष या प्रेसिडेंट का नाम डालेंगे। इसके बाद यहाँ हमें सचिव का नाम डालना है, नेम ऑफ सेक्रेटरी, देन नेम ऑफ ट्रेजरर, देन इसके बाद में आपको नेम ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी पर्सन एंड डेजिग्नेशन। यहाँ हमें ऑथोराइज सिग्नेटरी पर्सन का नाम और उनका क्या पद है या उनका नाम आ जाएगा। सिग्नेटरी पर्सन का मतलब ये कि कौन इस प्रोजेक्ट को देखेगा और किसका इनके मतलब इनके सिग्नेचर के माध्यम से ही इस प्रोजेक्ट में आगे को बढ़ना रहेगा। ये वाला सेक्शन हमें छोड़ देना है, ये हमारे लिए कोई काम का नहीं है। इसके बाद अब यहाँ देख रहे हैं पेरेंट प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन कि आपकी संस्था इन संस्थाओं से क्या जुड़ी हुई है। अगर जुड़ी हुई है तो हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है, अगर नहीं जुड़ी है तो हमें इसे ब्लैंक छोड़ देना है, मैंडेटरी नहीं है।
इसके बाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की बात करें, हमारी सोसाइटी या हमारी संस्था रजिस्टर्ड किससे है। अब आपके सामने देखेंगे 4 ऑप्शन आ रहे हैं, पब्लिक ट्रस्ट, रजिस्टर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़। तो यह आपको आपके हिसाब से उसको तय करना है कि आपकी सोसाइटी किसके अंडर में आती है। पब्लिक ट्रस्ट में आती है तो आप पब्लिक ट्रस्ट सेलेक्ट करेंगे, या रजिस्टर ऑफ सोसाइटीज़ की बात करें तो आपको वह सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे हमारी संस्था का, सोसाइटी का। जो हमें सर्टिफिकेट मिलता है राज्य सरकार की ओर से, उसमें सर्टिफिकेट नंबर दर्शाया रहता है, वो हमें यहाँ पे डालना रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। उसे रजिस्ट्रेशन नंबर या सर्टिफिकेट नंबर भी कहा जाता है। इसके बाद डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मतलब आपकी सर्टिफिकेट आपको कौन सी तारीख का मिला है वो यहाँ डेट आ जाएगा। इसके बाद हमें रजिस्ट्रेशन नंबर अंडर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट विद द कंसेंट स्टेट अथॉरिटी, ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसे हमें ब्लैंक छोड़ देना। जो नेक्स्ट सेक्शन जो देख रहे हैं इसे भी आपको ब्लैंक छोड़ देना। इसके बाद हम बात करें टाइप ऑफ एनजीओ या वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एनजीओ का प्रकार किस तरह है, मतलब किसके अंडर में ये रजिस्टर्ड है। सेक्शन 25 कोऑपरेटिव सोसाइटी, सोसाइटी, ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या अन्य। तो यहाँ हमारे लिए 2 ही पॉइंट उपयोगी है, तो सोसाइटी, ट्रस्ट, इसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट कर लेना। सिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपके कौन से शहर से रजिस्ट्रेशन कराए उस शहर का नाम यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ राज्य सेलेक्ट करेंगे, कौन से स्टेट से आपने किया है। अगर उत्तर प्रदेश से किया तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान से किया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश से किया तो मध्य प्रदेश। आपके राज्य के अकॉर्डिंग आपको चुनना है आपका राज्य। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने पूछा है आपके पास क्या एफसीआई रजिस्ट्रेशन है, अगर है तो यहाँ पे एफसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, और नहीं है तो उसे हमें ब्लैंक छोड़ देना। इट्स नॉट मैंडेटरी, ये ज़रूरी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे इसके विच यू प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू, मतलब आप किस स्कीम से संबंधित इस प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। अब देखिए हम मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जनजाति के लिए, तो हमें यहाँ जो एक ऑप्शन दिख रहा है केवल इसी को ही सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर आएंगे, आपके सामने दिख रहा है स्टेट इन विच ऑपरेटिंग, मतलब आपकी संस्था, आपकी एनजीओ किस राज्यों में काम कर रही है। उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं तो आप इसमें उत्तर प्रदेश को ही सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी सोसाइटी दूसरे राज्यों में भी कर रही है तो कंट्रोल एंड शिफ्ट दबा के हम रखेंगे। मान लीजिए एक आपका उत्तर प्रदेश हो गया, आप देखिए लेफ्ट साइड में भी आपको ऑप्शन दिख रहा है कंट्रोल की प्लस माउस, तो हमें कंट्रोल एंड प्लस माउस क्लिक करना है। अगर हमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अलावा भी हम दूसरी जगह काम कर रहे हैं, मान लीजिए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र क्लिक करें। इसी तरह अगर हम और भी किसी और राज्य में काम करें तो गुजरात, तो आप देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, ये आपका सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो गए। अगर आप एक ही राज्य में काम कर रहे हैं तो आपको एक ही राज्य सिलेक्ट करना है। ये मल्टीपल ऑप्शंस के लिए आपको दिया हुआ है। अब अगले सेक्शन में अगर हम आते हैं तो आपको यहाँ पे अचीवमेंट्स की डिटेल्स डालनी है, मतलब आपकी संस्था ने क्या क्या कार्य किया या क्या क्या अचीवमेंट पा है, वो हम 5000 शब्दों तक लिख सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमें यहाँ पे हमारी संस्था का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस डालना है पिन कोड सहित। इसके बाद फिर हमें यहाँ पे शहर का नाम डालना है। इसके बाद फिर देन अगेन यहाँ हमारा राज्य सेलेक्ट करेंगे। देन ऑथराइज सिग्नेटरी ईमेल एड्रेस, मतलब जो मेन इसको प्रोजेक्ट को देखेगा या जो मेन जो सिग्नेटरी है आपकी संस्था के अंदर, उसका ईमेल एड्रेस यहाँ पर हमें मेंशन कर देना है। इसके बाद हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है। देन नेक्स्ट सेक्शन में आएंगे, अगर आपकी संस्था की अगर कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे आप वेबसाइट की लिंक यहाँ पे डाल देना, अगर नहीं है तो इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। इसके पश्चात आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है, जो आपके सामने ऊपर दिख रहा है वो यहाँ पे हमें मेंशन करना है। ये फिल करने के बाद हमें इसे सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे
आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें वापस से इसके डैशबोर्ड पर आ जाना है, एनजीओ पोर्टल के। एनजीओ पोर्टल पर क्लिक करना है हमें। और जैसे आप एनजीओ पोर्टल पर फिर अगेन क्लिक करेंगे, आपके सामने राइट साइड में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। हमें यहाँ पर अपना यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना है। उदाहरण के तौर पर आपके साथ डाल रहा हूँ। याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको आप ही का ही यूज़र आईडी एंड पासवर्ड डालना जो आपने सेट किया रजिस्ट्रेशन के दौरान। यहाँ पे कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद हम इसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, हमारे सामने हमें ऑर्गेनाइजेशन का डैशबोर्ड खुल जाएगा। राइट साइड में आप देख रहे हैं संस्था का नाम आ रहा है, वेलकम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट। इसी तरह आपकी संस्था का नाम राइट साइड पे दिखाई देगा और यहाँ पे आपकी नीति आयोग में जो आपका यूनिक आईडी नंबर दिया हुआ, जो एनजीओ आईडी है और जो एनजीओ आपका नाम है, वो आपका यहाँ दर्शाएगा। ठीक है, अब हम आगे की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। हमें अपने लेफ्ट साइड में मेनू का ऑप्शन दिख रहा है, मेनू पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ डिटेल्स आपको दिखाई दे रही है, जैसे नो योर एप्लीकेशन स्टेटस, एप्लीकेशन सबमिटेड बाय एनजीओ, एंटर बैंक डिटेल्स, व्यू बैंक डिटेल्स। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रोजेक्ट को ऑनलाइन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि हम सबसे पहले यहाँ बैंक डिटेल फिल करेंगे। अब बैंक डिटेल यहाँ पर हमारी संस्था का बैंक की जानकारी हमें देना रहेगी, जिसमें भारत सरकार की ओर से प्रोजेक्ट सैंक्शन होने पर जो हमें ग्रांट मिलेगी, उसी अकाउंट में, उसी बैंक खाते में वो ग्रांट जमा होगी। हमें यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। देन हमें डिस्ट्रिक्ट, हमारा जिला सेलेक्ट कर लेना है। हमें यहाँ पे बैंक नेम डालना है। बैंक नेम आपकी किस नाम से है, अब जिस बैंक में आपका बैंक खाता है उस बैंक को आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक है आपको उसे किसी एक बैंक को सेलेक्ट करना है। उदाहरण तौर पर मैं बैंक ऑफ बड़ौदा लेता हूँ। इसके बाद आपको ब्रांच नेम लेनी, कौन सी ब्रांच लगती है आपकी, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद फिर हमें यहाँ पे IFSC कोड, MIC कोड ये डालने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद अपने आप इसे सेलेक्ट कर लें। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, जैसे फिर राइट साइड में आप जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे इंदौर सेलेक्ट कर लेता हूँ, मध्य प्रदेश जिला लेके इंदौर शहर, और यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अपने आप यहाँ पे IFSC कोड आ जाएगा, MIC कोड भी अपने आप आ जाएगा और ब्रांच एड्रेस भी अपने आप आ जाएगा। हमें इसे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ आपका अकाउंट खुला हुआ और जिस ब्रांच में है वहाँ की डिटेल फिल करने के बाद अपने आप एड्रेस आ जाएगा। स्कीम नेम की बात करें, किस योजना के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है एक ही योजना आई हुई है अभी जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा, हमें इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हमें अपनी संस्था का अकाउंट नंबर लिखना है, अकाउंट किस प्रकार का है, अकाउंट टाइप सेविंग है या करंट है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में इसे हमें फाइनल सबमिट पे क्लिक करें। जैसे आप करेंगे आपके सामने देखिए राइट कंडीशन आ जाएगा, बैंक डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब आपने बैंक की जो जानकारी दी है उसे सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। देन अगेन हम मेनू पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक करने के बाद में हमें लेफ्ट साइड में GI2 वॉलंटियर्स एनजीओस वर्किंग, GIA मतलब होता है ग्रांट इन एड, इस पर क्लिक करेंगे हम। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे हमारे सामने एक फॉर्म आ जाएगा जो हमें ऑनलाइन फिल करके इसे सबमिट करना है। सबसे पहले हम देखिए एनजीओ नेम, नीति आयोग पोर्टल, आपने नीति आयोग में जिस नाम से संस्था का रजिस्ट्रेशन करवाया होगा या रजिस्टर्ड है वही नाम आपको आपकी संस्था का यहाँ दिखेगा।
यूनिक आईडी नंबर हमें डालने की ज़रूरत नहीं, ये अपने आप खुद का खुद इस पर ऑटो फिल हो जाएगा। देन एनजीओ नेम की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पोर्टल पे किस नाम से आपने रजिस्टर किया वो यहाँ आपको दर्शा जाएगा। आपका एड्रेस कहाँ है आपकी संस्था का वो भी हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं, वो भी अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्यूटर सिस्टम डिटेक्ट करके उसे फिल कर लेगा। इसके बाद हमें शहर, सिटी, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, मोबाइल नंबर ये हमें फिल करने की ज़रूरत नहीं, ईमेल एड्रेस भी ज़रूरत नहीं है। ये जो आपने जो जानकारी रजिस्ट्रेशन के दौरान दी थी कि आपकी संस्था किस प्रावधान के या किसके अंडर में रजिस्टर्ड है, तो जो आपने जो ऑप्शन सेलेक्ट किया वो यहाँ जाएगा और जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने जो डाला है वो यहाँ आपको दिखाई देगा। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में हम बढ़े। लिस्ट ऑफ प्रपोजल सबमिटेड बाय एनजीओ फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20। ये वह उन एनजीओ के लिए जो इस प्रोजेक्ट के लिए पहले से कार्य कर रही है, और अगर 19-20 में जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई किया उसकी जानकारी या उसकी डिटेल यहाँ आपको दिखाई देगी। और ये हमारे लिए अभी अप्लीकेबल नहीं, इसलिए अभी यहाँ पर नो एप्लीकेशन सबमिटेड का आपको मैसेज दिखाई देगा। एज अ न्यू एनजीओ है हम लोग, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें प्रोजेक्ट स्टेट सेलेक्ट करना है। अब कहाँ कौन से स्टेट में प्रोजेक्ट करेंगे उस स्टेट का सिलेक्ट कर लेना है हमें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद कौन से ज़िले में करेंगे या कौन से शहर में करेंगे या कौन से डिस्ट्रिक्ट में करेंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये मैं उदाहरण तौर पे आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ। देन आपके सामने ए सेक्शन दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन। अब यहाँ हम एप्लीकेशन के डिटेल्स को फिल करेंगे स्टेप बाय स्टेप। हम कौन से वर्ष के लिए, कौन से ईयर के लिए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमें इसे 20-21 सेलेक्ट कर लेना है। नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी कि यहाँ पे वो यह कह रहा है कि आपका जो प्रोजेक्ट का जो नेचर है आपके बायलेज से वो मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब देखिए आपके सामने, आप जैसे सिलेक्ट करेंगे आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। हॉस्टल, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स, लाइब्रेरी, मोबाइल डिस्पेंसरी, मल्टी सर्विस, मोबाइल लाइब्रेरी कम ऑडियो विजुअल, नॉन रेसिडेंशियल स्कूल, रेसिडेंशियल स्कूल, स्पॉन्सरिंग ऑफ ट्राइबल गर्ल्स इन बसंती वे विद्यापीठ राजस्थान। इस तरह के आपके सामने कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। तो वो यह जानना चाह रहे हैं कि इसमें से कौन सा पॉइंट आपके बायलेज से या आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या इसका नियमावली भी बोलते हैं, ये उससे मैच कर रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन सा पॉइंट आपके बायलेज से मैच कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद प्रोजेक्ट का प्रकार क्या है, टाइप क्या है। जाहिर सी बात है, हम अगर पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो एज ए न्यू सेलेक्ट करेंगे, और अगर हम पहले से रजिस्टर्ड है या हम कर रहे हैं तो ऑनलाइन पे सिलेक्ट करेंगे। बट हम एज अ न्यू एनजीओ अभी, तो हम इस पर न्यू एनजीओ पे सिलेक्ट करेंगे। 4th नंबर पे पॉइंट पे उन्होंने पूछा है वेदर एनजीओ हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब वो यहाँ पूछ रहे हैं क्या कभी आपकी एनजीओ या आपकी संस्था का कभी दिवालिया निकल गया है या निकला है, तो हमें यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। 5th पॉइंट की बात करें, यहाँ पे पूछा है उन्होंने कि आपकी संस्था कभी ब्लैक लिस्टेड हुई है, या आपकी संस्था ब्लैक लिस्टेड हुई है, आपकी एनजीओ या संगठन ब्लैक लिस्टेड हुए राज्य या केंद्र सरकार द्वारा, तो इसे हमें नो सेलेक्ट करना है। 6th नंबर की पॉइंट की बात करें, वेदर एनी कोर्ट केस फिल्ड अगेंस्ट मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। मतलब यह जानना चाह रहे हैं कि आपकी संस्था ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अगेंस्ट कोई आपने कोर्ट में केस फाइल दायर की है, तो हमें इसे भी नो सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ हमारी संस्था की जानकारी डालनी है। हमें यहाँ पे किस एक्ट में हमारी संस्था रजिस्टर्ड है वो हमें यहाँ मेंशन कर देनी है। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपकी संस्था कौन सी डेट को या कौन सी दिनांक को रजिस्टर्ड हुई है तो यहाँ पे फिल कर देनी है। वेदर रजिस्ट्रेशन इज़ फॉर लाइफ टाइम, क्या आपकी संस्था का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या सर्टिफिकेट है क्या वो लाइफ टाइम है, या अगर नहीं है तो नो करेंगे, और लाइफ टाइम है तो इसे यस करेंगे। क्योंकि कुछ राज्यों में ऐसा प्रावधान है जहाँ पे हर वर्ष सोसाइटी को रिन्यू कराना पड़ता है, बट कुछ राज्यों में ऐसा होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है और वो सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए होता है। तो जो भी आपके राज्य में जो भी नियम या कायदे कानून लागू है उसके अनुसार आपको
यहाँ पे जानकारी फिल करनी है। इसके बाद अगर आपने मान लीजिए अगर लाइफ टाइम नहीं है आपका सर्टिफिकेट, अगर 9 पे सेलेक्ट करते हैं तो आपको डेट ऑफ एक्सपायरी सोसाइटी की डालना रहेगी, ठीक है। और अगर आपका सोसाइटी लाइफ टाइम के लिए है तो हमें इसे जो आपका जिस तारीख को सोसाइटी रजिस्टर्ड हुई है, जो भी डेट मेंशन है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ मेंशन कर देना। देन 5th पॉइंट की बात करें, एफसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर इफ एनी। अगर आपके पास कोई एफसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है तो हम यहाँ फिल कर देंगे, अगर नहीं है तो उसे ब्लैंक छोड़ देना। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। 6 नंबर के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें एफसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, बट अगर हमारे एप्लीकेबल नहीं तो उसे को ब्लैंक छोड़ देना। 7 नंबर के पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 3 या 10 नंबर आपको डालना रहेगा। 8th नंबर की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे हमें हमारे अध्यक्ष या प्रेसिडेंट का पूरा नाम डालना होगा। जो आपकी संस्था में अध्यक्ष पदस्थ है या मेंबर में इंक्लूड है तो आपको आपकी संस्था के प्रेसिडेंट या अध्यक्ष का नाम यहाँ दर्ज करना होगा। 9th नंबर की पॉइंट की बात करें, यहाँ पे हमें सचिव का जानकारी डालनी होगी, हमारी संस्था के सेक्रेटरी की, उनका पूरा नाम आ जाएगा। देन 10th नंबर की बात करें, 10th नंबर की पॉइंट की, तो यहाँ उन्होंने ये जानना चाहा क्या हमारी संस्था ने या आपकी संस्था ने नाम चेंज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रोजेक्ट प्राप्त करने के बाद, या फंडिंग से ग्रांट मिलने के बाद आपकी संस्था के नाम में बदलाव किया है। अगर नहीं किया तो नो करेंगे, और अगर किया तो हमें से यस कर देना है, अगर नहीं किया तो उसे नो कर देना। देन नेक्स्ट सेक्शन में आ जाए, एक्सपीरियंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये जानना चाह रहे हैं कि संगठन का क्या अनुभव है, जिस प्रोजेक्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है। तो हमें 11th नंबर के पॉइंट में, अगर आपने आपकी संस्था ने या आपके संगठन ने अनुसूचित जनजाति के लिए कोई कार्य किया है सरकार के साथ मिलकर, और अगर एक्टिविटी की है तो वो यहाँ पे हमें दर्शाना है, और कब ये सैंक्शन हुई है तो यहाँ पे वो हमें दर्शाना है। अगर नहीं है तो हम इसे नॉट एप्लीकेबल लिख कर देंगे, यहाँ पे हम नॉट एप्लीकेबल लिख देंगे, मेंशन कर देंगे। और अगर आपने किया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के साथ में इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है तो हमें यहाँ पे फिल करना होगा। 12th नंबर की पॉइंट की बात करें, यहाँ पे भी सिमिलर वही पॉइंट रिपीट हो रहा है, बट इस बार फ़र्क ये है, ये वह जानना चाह रहे कि आपकी संस्था ने अपने लेवल पे कोई शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए या अनुसूचित जनजाति के लिए कोई कार्य किया है अपने लेवल पे या अपने फंड से। अगर किया है तो क्या आपने एक्टिविटीज़ या क्या कार्य किए वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। 13 नंबर की पॉइंट की बात करें, एक्टिविटीज़ बीइंग अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन विद सपोर्ट फ्रॉम मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट, या आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ की है जहाँ से आपको मिनिस्टर के या मंत्रालय या भारत सरकार के डिपार्टमेंट के द्वारा आपको उनके सपोर्ट के थ्रू या उनके मदद के साथ आपने कोई एक्टिविटी की है, तो यहाँ में हमें एक्टिविटी को दर्शाना होगा, और अगर की तो किस मिनिस्टर्स के साथ में मिलकर काम किया तो यहाँ हमें मेंशन करना है। 14 नंबर की पॉइंट की बात करें, आपको क्या कोई CSR फंड मिला है, अगर मिला है तो हम यहाँ पे यस करेंगे, नहीं करा तो हम यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। 15 नंबर की पॉइंट की बात करें, हमसे यहाँ पे वो जानना चाह रहे हैं कि संस्था अपने लेवल पर संसाधन जुटाने में कैपेसिटी है या क्षमता है कि नहीं, तो हमें यहाँ पर अगर है तो यस करेंगे। यस करेंगे तो आप कितना अमाउंट अपने लेवल पे संसाधन जुटाने की क्षमता रखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे अमाउंट को दर्शाना होगा। विदिन 15 का सेकंड पॉइंट की बात करें, अगर आपने यस सिलेक्ट कर रखा है तो इंडिकेट सोर्स, मतलब कहाँ से आप संसाधन को जुटाने में सक्षम रहेंगे, किस माध्यम से आप संसाधन को ला सकेंगे। किंतु अगर आप नो पे सिलेक्ट करते हैं तो ये जानकारी आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है, और ये आपके लिए ऑप्शन मैंडेटरी नहीं है। ये आपको तय करना है कि आप क्या आपकी संस्था या आपकी संगठन या आपकी NGO में क्षमता है संसाधन जुटाने की या नहीं। C सेक्शन में आते हैं अब डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट। अब यहाँ बैंक अकाउंट से संबंधित की जानकारी आपको बताएंगे। यहाँ हमसे पूछा है वेदर द NGO हैव हैड अ बैंक अकाउंट मेंटेन एंड ऑपरेटेड इन द नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यह जानना चाह रहे हैं क्या आपकी संस्था बैंक अकाउंट
संस्था के नाम से खुला है, अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। सेकंड की बात करें, सेकंड नंबर पॉइंट की, वेदर इट इज़ ऑपरेटेड जॉइंटली, वो यह जानना जा रहे हैं कि यह जो आपका अकाउंट संस्था के नाम से खुला है तो ये क्या अध्यक्ष या सचिव या दोनों के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, अगर हाँ तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो किया जाएगा। ये आपको निर्णय करना है कि आपकी संस्था के अंदर बैंक अकाउंट को किस तरह मेंटेन किया जा रहा है, इंडिविजुअल किया जा रहा है या जॉइंटली किया जा रहा है। देन फोर्थ नंबर की पॉइंट की बात करें, वेदर सेपरेट प्रोजेक्ट वाइज अकाउंट हैव बीन मेंटेन फॉर ग्रांट सैंक्शन अर्लियर अंडर द अबाउ स्कीम। मतलब ये वो जानना चाह रहे हैं कि इससे पहले अगर आपने कोई इस योजना पे काम किया है या अगर ग्रांट सैंक्शन हुई है तो आपने इस प्रोजेक्ट के लिए सेपरेटली कोई अकाउंट खोला है, अगर खोला है तो यस करेंगे, अगर नहीं खोला है तो नो करेंगे। वेदर सब्सिडरी अकाउंट्स फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स इज मेंटेन एज रिक्वायर्ड बाय GFR 235 फॉर ऑनगोइंग केसेस ओनली। ये जो 5वां नंबर का पॉइंट है ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं होता, ये केवल उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल है जो इस पे काम कर रही है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स के लिए है, न्यू एंजल्स के लिए नो कर देना। डी नंबर की पॉइंट की करें, अब यहाँ पे हमें डिटेल्स डालनी है प्रोजेक्ट की। हम ये प्रोजेक्ट कब शुरू करेंगे, हमें टेंटेटिव डेट देनी है और हमें डेट ऐसी देनी है 5 से 6 महीने के अंदर अंदर या 5 से 6 महीने से ऊपर तक आप दे सकते हैं। 1 साल के ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन इसमें मेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट को मेंशन करना है, ओके। देन अगर हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, वेदर द प्रोजेक्ट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्या आपका कोई प्रोजेक्ट रिकॉग्नाइज्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो हमें इसे नॉट एप्लीकेबल पे सिलेक्ट कर देना है। अब इसके बाद हम जहाँ पर प्रोजेक्ट को चलाएंगे या चलाने वाले हैं, यहाँ पे हम उस प्रोजेक्ट लोकेशन की एड्रेस को मेंशन करेंगे। इसके बाद में अगर और भी कोई अल्टरनेट एड्रेस देना चाह रहे हैं तो आप वो भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आपका सिटी का नाम आ जाएगा या शहर का नाम या विलेज, तो यहाँ विलेज या सिटी टाउन मेंशन कर सकते हैं। देन लोकेशन टाइप आप किस जगह काम करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ब्लॉक लेवल, तहसील लेवल या विलेज लेवल, उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे हम पिन कोड को मेंशन कर देंगे। पिन कोड मेंशन करने के बाद अगर आपके पास टेलीफोन है, टेलीफोन नंबर है, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप इसे ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर हमारी संस्था की ईमेल आईडी है, ईमेल एड्रेस है, तो हम यहाँ पे मेंशन कर दें। तो नेक्स्ट सेक्शन की ओर चलते हैं, क्या हमारी बिल्डिंग रेंटेड है या खुद की है, जहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है या शुरू करेंगे। वो यह जानना चाह रहे कि अगर आप प्रोजेक्ट जहाँ पे चलाएंगे या ऑलरेडी चल रहा है तो आपकी खुद की बिल्डिंग है या रेंटेड है। अगर रेंटेड पे आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको रेंट एग्रीमेंट लेटेस्ट अपलोड करना रहेगा, अगर ऑन है तो ऑन पे सिलेक्ट कर लेंगे। देन सिंस विच ईयर द प्रोजेक्ट इज रनिंग इन दिस बिल्डिंग, कितने सालों से या कब से आपका प्रोजेक्ट उस बिल्डिंग में चल रहा है। अगर खुद की है या रेंटेड है तो हमें यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर देना है। तो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें, ग्रांट इन एड शॉर्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे ये पूछा नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑफ प्रीवियस ईयर, ये हमारे लिए अभी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हम एज अ न्यू एनजीओ है, ये उन लोगों के लिए जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या उस पर काम कर रहे हैं, तो हमें इसे 0 लिख देना है यहाँ पर। देन नंबर 2 में आपसे पूछा स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बेनिफिशरीज फॉर विच ग्रांट इज अप्लाइड। नंबर्स में ही हमें बताना है, मतलब ये जानना चाह रहे हैं कि आप वो बेनिफिट कितने होंगे, कितने नंबर्स ऑफ बेनिफिशरीज होंगे। जैसे कि लिए ये प्रोजेक्ट ट्राइबल वुमेंस के लिए है, जनजाति महिलाओं के लिए है, जनजाति लड़कियों के लिए है, तो हम यहाँ पर मान लीजिए 100 या 200 या 300 जितने आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं या जितने लोगों को बेनिफिट कर सकते हैं, तो यहाँ आपको नंबरिकल्स में आपको नंबर मेंशन करना है। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूँ, मान लीजिए आप 500 को ट्रेनिंग देते हो, आपने 500 मेंशन कर दिया। देन थर्ड नंबर पर पूछा प्लीज स्पेसिफाई द इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ बेनिफिशियरीज एनी नंबर्स ओनली, इसे भी हमें 0 लिख देना है। फोर्थ नंबर पर हमसे पूछा है वेदर एनजीओ इज रिसीविंग और expected to receive grant from some other government source for same purpose for which application is made under the scheme। मतलब ये जानना चाह रहे हैं
कि आपकी संस्था या आपकी एनजीओ या आपकी सोसाइटी कोई ग्रांट प्राप्त करने वाली इससे संबंधित सरकार से, अगर है तो यस करेगा, नहीं है तो नो करेगा। देन 5th नंबर पे पूछा है वेदर एनी कैप्शन और एनी अदर फीस इज चार्ज फ्रॉम द बेनिफिशरीज, तो यह मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जाहिर सी बात है, हम बेनिफिशरी को अगर ट्रेन कर रहे हैं या बेनिफिट कर रहे हैं तो क्या हम उसे चार्ज कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे नो सेलेक्ट करना है। अब नेक्स्ट सेक्शन में हम आ जाए कॉस्ट हेडर की, मतलब बजट की। अब यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन दिख रहा है, रेकरिंग बजट, नॉन रेकरिंग एंड टोटल। यहाँ पे रेकरिंग आपका क्या क्या आ जाएगा, जैसे कि मान लीजिए टेलीफोन एंड पोस्टेज, सैलरी, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, या स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, या कोई अन्य मिसलेनियस एक्सपेंसेस। ये रिकरिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बार बार उन पर खर्चा होता है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस की बात करें जो वन टाइम ही खर्चा होता है, जैसे कि आपका उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, जैसे कि आपका कंप्यूटर्स एंड प्रिंटर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, या अन्य ऐसी कोई चीज़ जो आपकी संस्था में उपयोगी रहेगी, काम की रहेगी, तो वहाँ चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन कर देना चाहिए। तो उदाहरण तौर पे आपको मैं एक अमाउंट डाल के मेंशन कर देता हूँ, हमें यह अमाउंट लैक्स में करना है, तो आप मान लीजिए हम यहाँ लिख देंगे, एक उदाहरण तौर पर आपको बता रहा हूँ। अब जो भी रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पड़ेगा, यहाँ टोटल आपका जितना आप बजट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जितना आप प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, जितना आप ग्रांट एक्सपेक्टेड कर रहे हैं, वो यहाँ पे हमें मेंशन कर देना है। किंतु मैं आपको एक बात ये ज़रूर बता दूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने अपनी वेबसाइट पर इसकी गाइडलाइन दी हुई है कि आपको बजट कितना और कैसे और क्या क्या आपको बजट इसमें मेंशन करना है, कितना अमाउंट आप रिकरिंग एक्सपेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नॉन रिकरिंग के लिए कितना अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको उदाहरण तौर पे अमाउंट मेंशन करके बताया था। देन हम लास्ट स्टेज पे आएंगे वेरिफिकेशन में। जिस तरीके को हम प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेट आपको मेंशन करनी है। देन डेट फिल करने के बाद जैसे डेट फिल करेंगे आप, फिर हम लास्ट पेज पर आ जाएंगे। आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिख रहा है, इसे हमें सिलेक्ट करना है। आपको मतलब डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि आपने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही दी है और एक्यूरेट दी है। फिर इसके बाद में हम यहाँ ऑथराइज पर्सन का नाम लिखेंगे। यह नाम अपने आप ही आपको दिखाई देगा। नीति आयोग में आपका जो नाम आपने जो आपके मेंबर्स है सोसाइटी के, जैसे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी, जो आपने वहाँ नाम दिए हुए, जो ऑथराइज पर्सन के रूप में काम करते हैं, उनके नाम यहाँ पर दर्शाएंगे, जैसे आपके उदाहरण तौर पे आपके सामने दिखाई दे रहा है। तो आपको ऑथराइज पर्सन किसको अपॉइंट करेंगे वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। दिस इज़ फॉर द एग्जाम्पल पर्पज ओनली। देन इसके बाद उस ऑथराइज पर्सन का कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ मेंशन कर देना है। देन आपको डेट आपको डालने की ज़रूरत है, डेट अपने आप आ जाएगा, टाइम भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस कहाँ से आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, जो भी जहाँ से भी आप प्रोजेक्ट सबमिट कर रहे हैं, कोई से भी शहर से या डिस्ट्रिक्ट से या सिटी से आप प्रोजेक्ट को अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वहाँ पे आपको सिटी का नेम डाल देना है। देन इसके बाद ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सामने एक लेफ़्ट साइड में अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो आपकी संस्था का सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपकी संस्था के बायलास आ जाएंगे, जैसे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या नियमावली भी कहते हैं। आपकी संस्था के लास्ट 3 साल की एनुअल रिपोर्ट आएगी। एनुअल रिपोर्ट यानी एक्टिविटी रिपोर्ट। ये एनुअल एंड एक्टिविटी रिपोर्ट वह होती है जो हमने साल भर में क्या क्या काम किया या पिछले 3 सालों में क्या क्या काम किया, उसका एक रिपोर्ट के रूप में इसे दर्शाया जाता है। ऑडिट रिपोर्ट 3 साल की लगेगी। इसके बाद आपकी संस्था का पैन कार्ड होगा, ओके, और आपकी करंट मैनेजिंग कमेटी की एक लिस्ट लगेगी। मतलब आपके संस्था में जो इलेक्शन होते हैं उसमें कौन सी अभी हाल में पदाधिकारियों की मीटिंग में उन लोगों को चुना किया, तो उसकी लिस्ट आपको अपलोड करना रहेगी। जैसे ही आप अपलोड करेंगे, इसके बाद हमारे सामने आप नीचे देख रहे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सेव एज ड्राफ्ट, सेव एज फाइनल और बैक। आप सेव एज ड्राफ्ट कर देंगे
तो आप बाद में अगर आपको कुछ करेक्शन करना है या एडिट करना है तो आप उसको कर सकेंगे। अगर सेव एज फाइनल करेंगे तो इसके बाद आप उसमें एडिट नहीं कर पाएंगे। आप सेव एज फाइनल पे जैसे ही करेंगे आपके बाद आपके सामने एक डिक्लेरेशन आ जाएगा, जहाँ पे आपको राइट क्लिक करके उसको डिक्लेयर करके फाइनल सबमिट बटन पर आपको सबमिट कर देना है, उसको क्लिक कर देना है और आपका प्रोजेक्ट ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। मेरे ख्याल से आप सभी बहुत आसानी से और बहुत इजीली इसको समझ गए होंगे कि इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कैसे करना है, और मेरे ख्याल से आपको कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप इजीली इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो मित्रों, आपने देखा होगा कि अत्यंत सरल शब्दों में अत्यंत सरलतापूर्वक इस पूरे प्रोजेक्ट को किस प्रकार तैयार किया जाए और उसमें कौन कौन सी जानकारी प्रदान की जाए, इसके बारे में श्री राहुल ने आपको समझाया है। मेरा ख्याल है कि इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने में अब किसी भी एनजीओ को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आना चाहिए। अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। किंतु मैं यहाँ पर पुनः दोहराना चाहूँगा कि आप प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए किसी भी मध्यस्थ को कृपया पैसा न दें और पूरी नैतिकता का पालन करें। प्रोजेक्ट अत्यंत सरल है और जितनी निष्ठा के साथ आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा उतना ही प्रोजेक्ट का क्रियान्वयन भी सरल और सहजता के साथ हो सकेगा। मित्रों, हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि एनजीओ को प्रोजेक्ट प्लानिंग में, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन में, प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन सबमिशन में निरंतर समय समय पर जानकारी प्रदान करते रहें और एनजीओ भवन से इस प्रकार की जानकारी निरंतर पाने के लिए हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा एनजीओ भवन के साथ में जुड़े रहें। मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।